नमस्कार। नमस्कार। आज हम वाटिका द बायोफिलिक्स स्टूडियो एट आईआईटी खड़गपुर रिसर्च पार्क यहाँ पे मिले हैं एक विशेष अतिथि के साथ। अतिथि तो हम कह रहे हैं पर हमारे लिए ये अतिथि होने नहीं चाहिए, इनको अतिथि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे एक शख्सियत हैं जो समाज के उस वर्ग के साथ जुड़े हैं जिस वर्ग को हर कोई अपना बनाना चाहता तो है, लेकिन शहरी लोग उससे दूर रह जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपने देश के गांव के, रूरल सेक्टर जिसको कहा जाता है। तो रूरल सेक्टर कहीं शहरी लोगों से कहीं काफ़ी दूर रह जाता है और इनका सारा प्रोफेशनल लाइफ ही रहा है किस तरह से ये रूरल सेक्टर का या रूरल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया जाए। ये डिटेल्स में हम आएंगे, पर विदाउट मच अडो ज़्यादा बात करने के पहले आप सबसे मुलाकात करा दूं। प्रोफेसर हरे कृष्ण मिश्रा, नमस्ते। नमस्कार। प्रोफेसर को आज हम हमारे बीच में एक बहुत ही सौभाग्य है कि हम हमारे बीच में उनको हमने पाया है। तो आगे चलने के पहले हम कुछ देर बिताएंगे प्रोफेसर के बारे में, उनके निजी जीवन, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम जब ऐसे पॉडकास्ट या इंटरव्यू करते भी हैं तो थोड़ा रिसर्च होता है। तो जितना भी रिसर्च किया गया उसमें फाइनली ये दिखा कि प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता रहा है, पर निजी जिंदगी के बारे में पूछो तो कहता है कि नॉट मच इज नोन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न, पहले बहुत शुक्रिया आपकी कि आप हमको यहाँ पे बुलाए और इतनी सारी इज्जत दी और बोलने के हमारा पास ये जो मौका मिला है, मैं इसके लिए आप आभारी हूँ। मेरे पर्सनल निजी जिंदगी शुरू हुई है गांव से। मेरे पिताजी संस्कृत टीचर पंडित थे, हाई स्कूल में संस्कृत टीचर थे। और मेरे दो बहनें हैं जो मेरे बहुत बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। मेरा ऊपर जो बहन है वो रिटायर्ड एज ए फिजिक्स प्रोफेसर। और हमारा जो घर है एकेडमिक्स के साथ जुड़ा है। मेरे पिताजी जो है वो संस्कृत तो पढ़ाते थे, मगर संस्कृत से बराहमीर, शकुंतलम वो सब उर्दू में ट्रांसलेट करते थे और उर्दू से इंग्लिश भी ट्रांसलेट करते थे ताकि सब कोई पढ़े उसको। संस्कृत से उर्दू में ट्रांसलेट और संस्कृत से इंग्लिश भी वो सब वो मानुस्क्रिप्ट अभी पढ़ी है। मैं अभी उसको ट्राई कर रहा हूँ, उसको आगे बढ़ा के कुछ करूँ। तो ये बात देखिए, वैसे हम तो अब प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे और जैसा मैंने कहा आपके बारे में जितना रिसर्च है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक में, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के। और ये एक छोटी सी बात जो हम छोटी सी कह रहे हैं, लेकिन कितनी ये बड़ी बात है। मैं बहुत खुशनसीबी हूँ कि इस तरह का पिताजी मेरे को जन्म दिए हैं। और माँ जो है पूरा घर संभाल ली, अनपढ़ थी फिर भी घर संभाल ली और हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। पिताजी तो हमेशा व्यस्त रहते थे अपना जिंदगी में, मगर माँ जो है सरुण शाह जो पूरा संभाल ली घर, और हम लोग आगे बढ़ चले। मेरे गांव में शिक्षा गांव में ही हुई है। और वहाँ पे 11th स्टैंडर्ड तक तो थे उस टाइम में। और गांव में जैसे जिंदगी एक आम जिंदगी चलती है उसमें हम लोग उसमें भी चले। और पिताजी का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि आप कोई चप्पल नहीं पहनने का, चप्पल नहीं पहनने का। तो घर से गांव जाना, सदाशिव करके एक गांव है ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में। ढेंकानाल। तो वहीं पे एक देहाती गांव, एक ब्राह्मणी रिवर है, उसका बैंक में ये गांव है। तो हम लोग गांव से जब हाई स्कूल आते थे, यूपी जाते थे, ILP स्कूल जाते थे, खाली पर जाना पड़ता था। कोई भी सीजन हो, खाली पर जाना है तेरे को, और खाली पर जाने से तुम्हारा तबीयत ठीक रहती है। तो वही चीज जो हम लोग 11 कक्षा तक हम लोग वैसे खाली पैर गए और पूरा जिंदगी मजा लूट लिया हम लोग गांव की जिंदगी के साथ। तो अभी भी जब मेरे को याद आता है कि लगता है कि ये एक बार और बार आ जाए हमारी जिंदगी में तो बहुत कुछ हो जाएगी। तो ग्रामीण जो इकोसिस्टम है पहले जिंदगी से जुड़ी हुई है हमारी, इसीलिए लगता है कि भगवान ने बोला कि तू इरमा जा और वहाँ पे प्रोफेसर बन जा। तो
11वां कक्षा हो जाने के बाद फिर मैं सिटी में आए, सिटी में इंटरमीडिएट साइंस पढ़े। उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग पढ़ने चला गया, मद्रास चला गया। तो उसके बाद वहाँ से आके फिर मैं इंडियन रेलवे सर्विस में ज्वाइन कर गया, रेलवे सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक्स कमर्स सिग्नल इंजीनियरिंग टेली इंजीनियरिंग में चला गया। तो खड़गपुर डिवीजन में मेरा पोस्टिंग है। तो मेरा पहला जो नौकरी थी हाँ, वो इंडियन रेलवे सर्विस के साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद देखा कि इंडियन रेलवे सर्विस मेरे लिए नहीं है, तो कुछ करना है। ठीक। तो उस टाइम में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, आई एम द ओनली सन। तो मैं फिर वापस स्टेट गवर्नमेंट में आ गया। तो पिताजी मेरे साथ रहे, नेक्स्ट 14 ईयर्स मेरे साथ रहे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जब बोल रहे हैं तब आप अब गांव से शहर में? भुवनेश्वर में था। भुवनेश्वर। तो खड़गपुर, उसके बाद भुवनेश्वर। तो वहाँ पे मेरी जिंदगी शुरू हुई, शादी हो गई, बच्चे आ गए, और फिर पिताजी का तबीयत बिगड़ती गई, पिताजी गुजर गए। ये कौन से साल की बात है? लेट 90s के। तो गुजरे तो तब पता चला कि कुछ अधूरा है, तो मेरे को एकेडमिक्स में जाना है। अच्छा, लेकिन इसके शादी हुई आप बोले, ये किस साल में लगभग? अराउंड 84 में हो। 84, राइट। और शादी हुई आपकी बच्चे बेटर हाफ जो वो सी इज ए हाउसवाइफ, बिकॉज बाय नेचर आई चूज दैट, बिकॉज मैं अकेला हूँ और एक वर्किंग वाइफ आ जाए तो कोई घर कौन संभालेगा। पिताजी मेरे से बहुत बड़े थे। आई वॉज बोर्न टू माई पेरेंट्स व्हेन माई फादर वॉज 49 years old। अच्छा, और माई मदर वॉज 39 years old। अच्छा। So when I came to senses, हाँ। my father is already in 70s और मदर 60s में चल रही है। हाँ, हाँ। तो उसमें यह हुआ कि मैं देखा कि एक ऑप्टिमाइज सिचुएशन तैयार करनी पड़ेगी, जो मेरे जीवन में जो आएगी, कौन से वो सबको संभाल ले। यहाँ पे एक सेकंड रोक के मैं ये गौर फरमाना चाहता हूँ सबका, कि यहाँ पे प्रोफेसर बैठे हैं, उनको लग रहा है कि इसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़े। इस समाज व्यवस्था में हम लोग पहुंच गए कि बिकॉज इस माने वो बातें कर रहे हैं अपनी बेस्ट हाफ, हम कहते हैं बेटर हाफ भी नहीं उनके हम अक्सर ऐसे ही कहते हैं अपने बेस्ट हाफ। तो उनकी बातें कर रहे हैं, बट क्योंकि वो मूलतः हाउसवाइफ यानी घर को संभालने का, संसार संभालने का काम देखते हैं, प्रोफेसर यहाँ बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये क्यों करना पड़ा। मैं बोल रहा हूँ ये उनकी ऊपर समाज का कैसा मजबूरी, हम लोग समझ लेते हैं कि शायद ये थोड़ा मतलब वर्किंग होने से, ये होने से। इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आए कि एक वर्किंग लेडी तुम्हारा जिंदगी में आ जाए, बहुत ऑप्शन थे बिल्कुल। तो मगर मैं सोचा कि एक डर था कि ऐसा ना हो हम दोनों बाहर है और मेरे माँ बाप घर पे पड़े हैं, कोई है नहीं, because I was the only son। तो उसके लिए आई वांटेड टू सी दैट एक जो मेरी जिंदगी में आएगी उसको पता है कि किस तरह जिंदगी जीने जा रही है। बट मैं सोचा कि दैट गर्ल शुड बी क्वाइट वेल एजुकेटेड, क्वाइट इंटेलिजेंट, वो होना चाहिए, और हमको तो डावरी की जरूरत ही नहीं है। द बेस्ट वाइफ इज द बेस्ट वाइफ, वी डोंट नीड एनी अदर सप्लीमेंट्स। सो जिंदगी में आ गई। सी लेफ्ट हर एजुकेशन हाफ वे एंड इमीडिएटली आके संभाल ली घर। तो और पिताजी फिर चल बसे। तो उसके बाद बाय द टाइम आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, देन आई फ्रॉम बिट्स पिलानी, देन आई डिड माय एमबीए आल्सो फ्रॉम जावियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर एक्सआई। सो विद दैट मेरा पीएचडी भी शुरू हो गया था उस टाइम। पीएचडी भी कर लिया उत्कल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में। Then after my father passed away, I thought I should go to academics. So I started teaching at XIMB for few months. Then I got the XIMB में ही। XIMB में था। Then I got the opportunity to join Institute of Rural Management, Anand। ये किस साल की बात हो गई? It is 2000. So I was recruited by Dr. Varghese Kurian, who was the milkman of India. I had option to go to Stockholding Corporation of India as associate VP, and this was the thing. Then I was also getting some offer from a Delhi Management Institute. So I thought, after looking at the
father figure of the personality of persona Kurian. of Dr. Kurian, I thought it might be something waiting for me. There's तो something. इसके बारे में थोड़ा हम लोग और गहराई में जाते हैं डॉक्टर कुरियन को I'm समझने के coming to लिए। that. It's so nice of you putting that. I still remember. इरमा में जाने के लिए 4 स्टेप में जाना पड़ता है। अच्छा, पहले आपको स्टूडेंट परखेंगे कि आप सूटेबल है या नहीं। स्टूडेंट्स स्टूडेंट पहले। अच्छा, उसके बाद फैकल्टी सुनेंगे आपकी बात, क्या करना चाहते हो, रिसर्च कैसा है, क्या करना है, वो सेकंड होगा। थर्ड फिर आएगा इंटरव्यूज, एक्सपर्ट्स आएंगे और बोलेंगे तुम्हारा क्या सब है। उसके बाद जो फोर्थ जो है वो डॉक्टर कुरियन का इंटरव्यू है। अच्छा, इट इज ए 4 days ordeal for a candidate to come in. So when I met Dr. Verghese Kurian, he asked me 2 things. Are you connected to any politician? आर यू कनेक्टेड टू एनी पॉलिटिशियन? Politician. अच्छा, Do you know any bureaucrat who can help you? I said, no, I belong to a Sanskrit teachers. My father is a Sanskrit teacher. He was. हम देहाती से आते हैं और हम तो देहाती में ही रहते हैं, तो I am here because of my own. Why should I depend on a politician? I don't know how do you define politics, but I don't know what is it. But if you think politics can also be part of academics, he smiled. ये तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डॉक्टर कुरियन की। आप में से बहुत लोग शायद जानते हो, लेकिन हमारा ये जो रिकॉर्डिंग है, ये ऐसे हम चाहते हैं बहुत ऐसे लोगों के पास जो जाए जो इरमा क्या है, डॉक्टर कुरियन क्या है, ये कौन है, ये सब शायद जानते ही ना हो। तो हम थोड़ा उनके लिए राज खोलेंगे कि ये डॉक्टर कुरियन जिनकी बात हो रही है, उनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया ये खिताब से लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं उनके बारे में हम तो दूर से सुने, लेकिन आज मेरे लिए भी सौभाग्य है कि हम ऐसे किसी के साथ मिल रहे हैं जो बहुत नज़दीक से उनसे मिले हैं, प्रभावित हुए हैं। तो हम हिंदी में ही रहते हैं और डॉक्टर कुरियन के साथ आपका ये जो संबंध जुड़ा, तो ये जो अभी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। हाँ। So I'm just, my heart is itching to share with you all. Then how did this happen? Then okay, so you don't have any. हम हिंदी में रहते हैं। राजनीति में आपको रुचि नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में भी रुचि नहीं है, एकेडमिक्स में रहना चाहते हो, वहाँ जरूर है साहब। तो एक बार फिर मैं रोक के बोल लेता हूँ कि इसके पहले थोड़ा अंग्रेजी में बोल रहे थे, इसलिए मैं बोल लेता हूँ कि साहब बोल रहे थे कि डॉक्टर कुरियन से जब उनकी पहली मुलाकात हुई, तब उन्होंने उनको, ये इंटरव्यू प्रोसेस था, वो इरमा एक बहुत रूरल मैनेजमेंट का कॉलेज है, यानी ग्रामीण विकास या डेवलपमेंट, ये जो है इसका संस्था है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है। तो इसमें लोगों का आकांक्षा रहता है कि कैसे वहाँ पे पहुँचे, इसमें काम करें। तो उसमें जो दाखिला या भर्ती होने का, एडमिशन का जो प्रोसेस है, वो 4 स्टेप का है। पहले वहाँ के स्टूडेंट्स लोग परखते हैं, फिर वहाँ के फैकल्टी परखते हैं, आपसे बातें करते हैं, फिर एक्सपर्ट पैनल का इंटरव्यू होता है और आखिर डॉक्टर कुरियन जो वहाँ पे परखते हैं, वो उनके साथ पर्सनल इंटरव्यू, वो ये सब नो करेंगे तो होगा। और उस इंटरव्यू की बात हो रही है जहाँ पे उनका पहला प्रश्न था डॉक्टर मिश्र को कि आप कोई बड़े पॉलिटिशियन को जानते हैं, नेता को जानते हैं, या आप कोई ब्यूरोक्रेट को जानते हैं? यहाँ पर आके हम लोग रुके थे। तो मैं बोला साहब, मेरे पास कोई राजनीति का कोई सपोर्ट नहीं है और ना ही कोई ब्यूरोक्रेसी हमको जानते हैं। मैं तो देहाती हूँ और मेरे पिताजी तो संस्कृत टीचर थे, उसी से उठ के यहाँ तक आया हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। तो अब आगे कैसे क्या करना चाहते हो? सर देखिए, मैं तो कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हूँ, मेरा रुचि है कंप्यूटर साइंस में है। और अब ये तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं गांव में जन्म लिया हूँ, तो सब कुछ जानता हूँ गांव के बारे में। और मैं बाहर रहा दुनिया से, बाकी गांव में जाने की ज़्यादा नहीं हुई, मौका नहीं मिला। मगर ये तय है कि हमारा जो ग्रामीण संस्थाएं हैं, उनके लिए आप जो इरमा बनाए हो, मैं जितना जानता हूँ इरमा के बारे में, एक फैकल्टी कंप्यूटर साइंस के, उसका रोल बहुत तगड़ा है कि बहुत कुछ कर सकता है। कि आजकल टेक्नोलॉजी का दुनिया में वो कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, भित्ति भूमि कैसे आगे बढ़ सकती है, वहाँ पे जो एंटरप्राइज आ जाते हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि कॉम्पीट कर सके। तो उसी का ऊपर मेरा रोल आने की बहुत संभावना है, इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। बहुत बढ़िया। बट कितने साल रहोगे हमारे साथ? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर साइंस फैकल्टी यहाँ पे आते हैं, भाग जाते हैं यहाँ से। तो मैं बोला सर, वो जो हमको बोले आप 3 साल रह सकते हो। मैं सर कोशिश करूँगा।
अगर आप ठीक से हम लोग को चलाए तो चल जाएंगे, अगर आप बोलोगे निकल जाओ तो फिर दूसरा देख लेंगे। मगर आपका ऊपर डिपेंड करता है कितना कैसा इकोसिस्टम देंगे आप, किस तरह आप हमको सहायता देंगे और किस तरह का हम आगे स्टूडेंट्स का कैसे जाएंगे, वो तो म्यूचुअल है सर। बहुत बढ़िया बोला आप प्रोफेसर मिश्रा, यू आर सिलेक्टेड। वाह। तो 4th डे में हमको 4 दिन हमको जो रगड़ाया उसमें पता चला कि इसका क्या मतलब है। तो बोला कि आप मेरे लिए 3 साल रख सकते हो इरमा में, बहुत मेहरबानी होगी। वही कुरियन हमको बोले। मैं सर पूरी कोशिश करूंगा। वहीं से शुरू हुई मेरा ग्रामीण संस्था के साथ जोड़ना, और वहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट में हर तरह का स्टूडेंट्स आते हैं। लेडी श्री राम कॉलेज से आते हैं, IIT से आते हैं, NIT से आते हैं, और इवन NDRI जो डेयरी मैनेजमेंट से भी आते हैं। कोई ऐसा आ जाके फिजियोथेरेपी से भी आ जाते हैं। अच्छा। डॉक्टर्स भी आते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स भी आते हैं। तो वो हमारा जो बैच होती है वो संतुलित होता है। मगर किसी को पता नहीं रूरल मैनेजमेंट क्या होती है। इवन फैकल्टी जो आता है नया नया, उसको भी पता नहीं चलता कि रूरल मैनेजमेंट क्या है ये। मगर जब हम गए अप्रिसिएशन ट्रेनिंग के लिए, हमको ऐसा बोला है कि तुम इंटर दुनिया घूमो, पूरा भारत वर्ष घूमो, मैं तुमको अभी 8 महीना दे रहा हूँ। जब बच्चों क्लास में जाओगे उससे पहले 8 महीना है तेरा। जब तुम गाँव स्कूल में, कॉलेज में, हमारा सेशन में जाओगे, तब तक आपके पास केस स्टडीज होनी है, पूरा ग्रामीण का एक्सपीरियंस होना, अभिज्ञता होना चाहिए, और वही चीज बांटना है वहाँ पे। और ये हमारा इरमा की एक खासियत है कि स्टूडेंट्स को लेके फैकल्टी जाके गांव में रहेगा 60 दिन। अच्छा। हर साल उसके साथ वहाँ पे पढ़ाएगा, वहाँ पे खुद सीखेगा, मैंने वहाँ रह के गाँव में ही वो मेंटर बनना पड़ता है। ये बड़ी बात। तो मेरा जो 30-31 साल की जो वहाँ पे रहा, मैं भारत वर्ष के कोने कोने गया हूँ। अच्छा। और ये फैकल्टी के साथ स्टूडेंट्स भी रहते हैं। अच्छा। गांव में घर में रहते हैं और उनको वहीं पे रहना पड़ता है। तो बड़ा पिकनिक है लग रहा है। तो पिकनिक नहीं, ये चैलेंजिंग है। हाँ। क्योंकि IITian को लेके वहां पे रखना, और एक वगैरह जो आता है लेडी श्री राम कॉलेज से आके, वो हाई फ्लायर होके यहाँ पे जाके गुजरना, वो जिंदगी जो है फैकल्टी के लिए भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो मगर हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे इतना भाईचारा बढ़ जाती है। वो गांव में वो लोग कुछ इवन पैसा भी ले, मगर हमको पैसा देना पड़ता है, प्रोविजन है, और वो लेते नहीं है। इतना बढ़िया वो लोग को, जो आपको वहीं उनके गेस्ट होके रहना पड़ता है, गेस्ट होके वो लोग होस्ट हो जाते हैं, और अपना दुख फील बोलते हैं कि क्या क्या है। और हम लोग तो पास ऐसा नहीं कि हम कुछ साधन के साथ उसको बांट देंगे और उसका नहीं, जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मगर उनके साथ हम जुड़े रहते हैं। वही चीज हम जब स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो लोग तैयार हो जाते हैं कि ये सेक्टर में हमको रहना है। अगर आप सोचिए, जो IIT से पढ़ के उभर के आया है, वो ग्रामीण संस्था में काम के लिए जुड़ जाता है, वही सक्सेस है इरमा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत तो हमारा उस टाइम में ऐसा था कि इरमा में आने के लिए इतनी तकलीफ होती थी, वो कि IIM नवाज जाने के लिए इतना नहीं होती। हमारा जो कन्वर्सन है, इट वाज टफर देन IIM अहमदाबाद। अच्छा। उस टाइम में अब थोड़ा डाइल्यूट हो चुका है, बहुत सारे IIM से आ गए हैं। तो उस टाइम में टफ कंपटीशन बिटवीन IIM अहमदाबाद और इरमा चलता था कि बंदा कहाँ जाएगा। तो हम लोग भी चुन चुन के लेते थे। 3000-4000 एप्लीकेशन आती थी, और हमारे 40-50 स्टूडेंट हमको चाहिए। अच्छा। कुरियन बोलते थे, मेरे भले ही पूरा फुल सीट ना फिल अप ना हो, मगर बच्चा अच्छा चाहिए। सही लोग, मैं इतना बढ़िया उनको सुविधा दूंगा, नेशनल लेवल में एक्सपोजर दूंगा, और उन लोगों को ऐसा चुनो कि वो भाग के ना जाए। और कभी भी गया भाग के भी, जहां भी गया रूरल सेक्टर के बारे में सोचे। वो एग्जाम्पल देते थे, अगर कोई बैंक में जाता है, जाने दो उसको, रुकेंगे नहीं। वहां पे जाके जब लोन सेक्शन में रहता है ना, अगर कोई फार्मर लोन के लिए आता है, सोचे ये फार्मर क्या है, कि उसको रिजेक्ट करना कर दे। मगर मैं तो बोलूंगा ग्रामीण क्षेत्र में काम करो, डेयरी में चले जाओ, फिशरी में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। मगर अगर जाना चाहते हैं बैंकिंग में जाओ। आज इस तरह का माहौल है इरमा की। बहुत सारे एलुमनस जो है वर्ल्ड बैंक में है, IMF में है, IAS में, हर साल हम 6-7 IAS में चले जाते हैं। तो इस तरह का माहौल बना है, और हम बोले हैं कि तुम लोग जाओ, कहाँ भी जाना है चले जाओ, मगर ग्रामीण संस्था के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको थोड़ा सीखो, उसके लिए कुछ कैसा कर सकते हो पॉलिसी लेवल में वो भी देखो, और उनके साथ जुड़े रहो। हमारा ये जो है ना
ग्रामीण संस्था और हमारा जो अर्बन सेटअप है अभी भी डिवाइड चलते जा रहा है। हाँ, और हम लोग इससे पढ़ाते हैं कि हमेशा वो याद में हमारा है, गांधी जी एक बात बोले थे कि गांव में प्रोडक्शन होना चाहिए और अर्बन एरिया में कंजम्पशन होना चाहिए। हाँ, ये चीज जो है अभी हम लोग उल्टा कर दिया। अभी लेज और कुरकुरे अभी गांव में भर चुका है मैंने और वहाँ भी और ये सब अभी हमारा जो गांव का जो प्रोडक्शन ठप हो चुका है। हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, इतने सारे लिमिटेड हो गया है बिकॉज मार्केट नहीं मिलता। हाँ, और अर्बन मार्केट घुस जाता है रूरल में और रूरल एरिया अभी स्क्वीज हो जा रहा है उनका। मतलब जो इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट्स जो है वो गाँव को मार्केट समझ के वहाँ पे बिकना चले भी जाते हैं बिकॉज वहां पे उनका मैच्योरिटी आ गई, हाँ। सैचुरेशन आ गई। तो इसलिए जो रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम जो है हाँ। उसमें पिस जाती है हमारा जो ग्रामीण संस्था है और ग्रामीण लोग जो है, बिकॉज वो लोग बहुत नेब होते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, विश्वास कर जाते हैं और जो भी बोलते हो वो हाँ करके चले जाते हैं आगे, मगर उसको उस तरह का मिलता नहीं, जो रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा। इसलिए देखो कि माइग्रेशन अभी अर्बन एरिया की तरफ हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया है रूरल एरिया में। जो स्किल बेस्ड प्रोडक्शन होता था वो भी लिमिटेड हो गया, तो इसलिए इरमा का रोल और भी बढ़ गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी पार्लियामेंट में पास हो गया कि इरमा को नेशनल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। अच्छा, तो लास्ट वीक हमारा वो पास हो गया, राज्यसभा में हो गया, लोकसभा में हो गया, हमारा एक्ट में आ गया। अभी हम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बन गए। तो सहकार जो होता है कोऑपरेटिव एरिया में, उसको बढ़ावा देने के लिए, जो रूरल अर्बन कंटिन्यू को बढ़ाने के लिए ये एक्ट आ गई। अमित शाह जी ने उसको पूरा आगे ले लिया और मोदी जी का भी हाथ था उसमें। त्रिभुवन कौन है? वो एक्चुअली मेंटर है कुरियन जी की। अच्छा, सो इसी के लिए ये हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। तो अभी कह रहे हैं कि जैसे इरमा जो एक इंस्टीट्यूट थी वो अब यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, मतलब हो रहा है कि अब बहुत उसके पास और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स को एफिलिएशन देने का उसको ही गांव-गांव में जाके अभी जितने सारे ट्रेनिंग सेंटर से कोऑपरेटिव के सब जुड़ जाएंगे यूनिवर्सिटी के साथ। पहले तो एफिलिएशन करवाएंगे अपना जो है सेक्टर में, उसके बाद पूरा यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, कोई भी यूनिवर्सिटी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें अभी 6 स्कूल्स आ जाएंगे। अच्छा, स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट वो इरमा ऑलरेडी है, स्कूल ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट जो हमनी पुणे में है, और हमारा जो एनसीसीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो 11 स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो भी जुड़ जाएंगे। तो पहले पैन इंडिया हम जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस तैयार करेंगे जहाँ पे रिसर्च होगी, लोकल एरिया को लेकर रिसर्च करेंगे, वहाँ पे फैकल्टी रखेंगे। तो हब एंड स्पोक मॉडल में हम लोग चलेंगे। तो मेरे को अभी इतना अच्छा लगता है कि मैं आई वॉज पार्ट ऑफ इट। मैं उसका पूरा ढांचा बनाया और उसी को लेके आगे बढ़ गया मिनिस्ट्री। तो उसी को अच्छा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा लीप है कि उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, जस्ट टू एड्रेस रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम चैलेंजेस। हमको याद आ रहा है एक शब्द के बारे में, एक वर्ड यूज होता था जब मोदी जी गुजरात में पहले आए थे, उस समय हमको याद आ रहा है वो कहते थे रूरबन। रूरल और अर्बन मिला के एक वर्ड बना था, रूरबन। तो वो एक्चुअली रूरबन इज ए वेरी फनी वर्ड, बट व्हाट वी से दैट इफ यू डिसाइफर दैट द बेसिक डिजाइन इज रूरल अर्बन कंटिन्यूम। व्हाई रूरबन, व्हाई नॉट अर्बन रूरल? सो वी शुड हैव कॉम्प्लीमेंटिंग सिचुएशन। वो कॉम्प्लीमेंटिंग सिचुएशन अभी नहीं आ पा रही है क्योंकि रूथलेस मार्केटिंग जो होती है उसमें पिस जाते हैं रूरल एंटरप्राइजेस। उसलिए अब देखोगे बहुत सारे ऐसा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स अभी बन चुके हैं टू हैव मार्केट ओरिएंटेशन। अभी मोदी जी उसका पर लगे हुए हैं और अमित जी भी उसके पर है। तो आई थिंक, मगर प्रॉब्लम, समस्या जो हमारे पास है, लोग नहीं है उसको आगे बढ़ाने का, जो प्रोफेशनल्स होने चाहिए। तो प्रोफेशनल की जो इक्वली जो स्केल आना चाहिए वो स्केल अप नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी तक रेम्यूनरेटिव नहीं है वो। अच्छा, तो जो शिक्षा नीति है, जो एनईपी जो बोलता है, उसको जो इम्प्लीमेंट करोगे बहुत सारे चैलेंजेस है क्योंकि आजकल जो इनइक्विटेबल सीटीसी बोलते हैं, कॉस्ट टू द कंपनी, वो अभी जुड़ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। मान लीजिए कोई बंदा 2 साल का फीस दे के 21 लाख 82 लाख दे के पढ़ेगा, वो क्या ऐसे पढ़ा रहेगा? रूरल एरिया में जाके 3 लाख में जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जब सब्सिडाइज नहीं हो पाती, क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते हो और बच्चे को पढ़ा देते हो, वो तैयार नहीं हो पाता है।
तो रूरल सेक्टर में जाएगा ऐसे। इसलिए ये यूनिवर्सिटी बनी है ताकि वो मैंडेट लेके चले, एजुकेशन को सब्सिडाइज करे। वो इवन कुरियन का मंत्र वही था कि सब्सिडाइज ही करो, सब्सिडाइज और क्वालिटी को खराब मत करो। इसलिए ज़्यादा सीट भरो मत, अच्छे लोगों को लो, सब्सिडाइज करो। और उनका था कि इवन 2 साल स्कॉलरशिप देते थे, जब फंड थी नेशनल डेयरी प्लान की। फर्स्ट फ्यू बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे, उनको स्टाइपेंड देते थे। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं उस टाइम में जब इंडियन रेलवे में था 900 रुपये का स्टाइपेंड मिलता था प्रोबेशन में, और उनको मिलता था 1100 रुपये। तो बाद में पता चला ये एक स्टूडेंट जब पढ़ता है 1100 रुपये का मिलता है, और फ्री एजुकेशन है, रहना खाना सब फ्री है, प्लस 1100 रुपया मिलता है। और इतना ही काम कर रहे हैं, 5 साल बॉन्ड करो और डेयरी सेक्टर में रहो, मेरा डेयरी प्लान में हाथ बढ़ा। वही हुआ। अभी उसी को लेके अमूल का जितने सारे एमडी निकलते हैं सब इरमा से। 90,000 करोड़ रुपया कंपनी जो बनाता है अभी फेडरेशन कोऑपरेटिव के, उसका एमडी जो है इरमान है। ये अमूल जिसके बारे में आप सब शायद सुने ही होंगे, देखे होंगे, ये अमूल के जो पूरा रचना या इसका संस्थापक की बात हो रही थी, डॉक्टर कुरियन, जो मिल्कमैन ऑफ इंडिया जो हम कह रहे हैं। और एक दो और बहुत अहम बात डॉक्टर साहब कह गए। एक बात वो कहें कि रूथलेस मार्केटिंग के शिकार हो जाते हैं। हाँ। ये वो तो कह गए, आप लोगों को समझना चाहिए, ये बड़ी बात है। रूथलेस मार्केटिंग यानी रूथलेस मतलब जो, हाँ, जो किसी का मानता नहीं है, मतलब रूथलेस, किसी का कोई कष्ट दुख दिखता नहीं है उसको, उसको मार्केटिंग करना है तो करना ही है। इसी तरह से ये हो गया रूथलेस, माने क्रूर, एकदम निशंस जिसको कहते हैं, ऐसा रूथलेस मार्केटिंग की बात हो रही है। और इसमें वो बोले कि पिस जाते हैं रूरल एंटरप्राइज, माने वो तो कहने के तरह कह जा रहे हैं। आप में से जो लोग सुन रहे हैं उनको ये बातों पे अगर बहुत अहम आप गौर करें तो आप सोचने में मजबूर होंगे कि आप इसको लेकर क्या करें। इनकी बातें जो सुन रहे हैं, ये तो इतना इसको लेकर काम किए हैं, कर रहे हैं, लेकिन आप सबको भी जुड़ना है, इससे इंस्पायर होना है। इससे आपका आकांक्षा सिर्फ जो कह रहे थे सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी, बड़ा एक बहुत शुरू में ही कॉलेज से निकले और कितना पैसा हमको पे पैकेज मिल रहा है, उसके तरफ ना भाग के अगर आप इस बारे में सोचे कि इतने हमारे गांव के जो लोग हैं जो पिस रहे हैं अंडर रूथलेस मार्केटिंग। ये रूथलेस मार्केटिंग करने वाले कौन है? वही मैनेजमेंट गुरु सब है जिसको हम पढ़ाया। तो अभी वो लोग का क्या है कि उसी में वो लोग भी पिस जाते हैं, आरओआई आ जाता है। मतलब कुरियन साहब जो बोल रहे थे कि आप रहोगे कि नहीं, पूछ रहे थे। हाँ, आप रहोगे तो 3 साल रहोगे तो, मतलब आकर्षण तो है कहीं लोगों को कहीं और भाग जाने का, ये वो जानते थे, इसलिए ये ऐसी बात पूछ रहे थे। तो भागते कहाँ? जहां आपको वो रूथलेस मार्केटिंग यानी आपको रिटर्न्स कितना पैसा मिलेगा, ये करेंगे, इसमें पिस जाते थे। और यहाँ बात हो रही है कुछ सब्सिडाइज्ड शिक्षा व्यवस्था को सब्सिडाइज करके गुणवत्ता को बजाय रख के आगे बढ़ाना। तो इसमें वहाँ की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी हम बात कर रहे थे, वो डॉक्टर कुरियन के मेंटर है। वो पहले जो बनाए कोऑपरेटिव का ढांचा त्रिभुवन दास ने बनाए और सरदार पटेल का एडवाइजरी में। अच्छा, उनका निगरानी में त्रिभुवन दास पहले कोऑपरेटिव बनाए। पॉल्सन जो इंडिया बॉम्बे का जो डेयरी कंपनी थी ब्रिटिश की, उसको टक्कर देने के लिए सब हुआ। तो हमेशा कुरियन बोलते थे, त्रिभुवन दास भी बोलते थे, पहले मार्केट ढूंढो, उसके बाद एंटरप्राइज तैयार करो। तो बॉम्बे मार्केट अगर है तो आनंद से क्यों नहीं जाएगा, अपना ढूंढो मार्केट पहले। आजकल क्या हो रहा है, अर्बन जो जितने सारे कंपनियां हैं वो रूरल को बोलते हैं मार्केट में, वो बाकी तो सैचुरेटेड हो गया यहाँ पे। तो वहाँ पे तो पढ़े लिखे लोग है नहीं, उनका एजुकेशन सिस्टम तो इतना अभी भी इनइक्विटेबल है। तो उसको पकड़ो और सेल करते जाओ, सेल करते जाओ। मेरे को तो सेलिंग करना है और इंसेंटिव लेना है। तो मेरा सीटीसी वहाँ पे पड़ी है। हाँ। और छोटा पैकेट बना के बेचो, छोटा पैकेट, छोटे छोटे पैकेट में चलाओ और मेरा सीटीसी ले लो। क्योंकि वहाँ पे लोग, ये भी होता है कि लोग उतना सोचते नहीं है। छोटा पैकेट में मतलब आपको तात्कालिक पैसा कम लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे शैम्पू का एक छोटा पैकेट है, सैशे जो है, इसका 1 रुपया का मिल रहा है, पर वो बड़ा लेने से दाम कम होता है। लेकिन तो गांव के लोग ज्यादा दाम दे के खरीद रहे हैं
और ये रूथलेस मार्केटिंग वाले जो हैं वो छोटा पैकेट बना के स्ट्रेटेजी लगा के बेच रहे हैं, बुद्धि लगा के, कि कैसे वहाँ के लोगों को पिसा जाए, कि वो मतलब ग्रामीण जो शैम्पू अगर बोलते हैं तो कुछ भी करो, पैसा ही खेल है। तो इसलिए आपने एक सवाल उठाए थे कि 3 साल, हाँ, मेरा 30 साल हो गया, 3 साल के लिए मांगे थे, 30 साल हो गया। कभी कभी सोचा मैं गलती कर तो नहीं दी कि मैं क्या किया 30 साल में। जब देखा मेरा जो कंप्यूटर साइंस का जो बैकग्राउंड है उसी में थोड़ा मैं और ये बोलना चाहता हूँ जरूर कि रूरल एरिया में कंप्यूटर साइंटिस्ट को अभी ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? अभी ड्रोन्स आ रहे हैं। हाँ, आप देखोगे लोगों का जो लैंड होल्डिंग कम होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, माइग्रेशन बढ़ती जा रही है। अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि डेटा कहाँ है, और डेटा को लेके करूँगा क्या, कितने लोग माइग्रेशन में जाते हैं, कितने लौट के आते हैं, कहाँ पे कितने लोग पिस जाते हैं, उनका यूनिकनेस कहाँ है। आधार कार्ड तो आ गई, मगर वो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होनी है रूरल एरिया में अभी भी बाकी है। और अभी हम तो आगे तो बढ़ जा रहे हैं, मगर पीछे जो छोड़ के आ रहे हैं उनको भी थोड़ा देखो। सिंपैथी नहीं है चाहिए उनको, एम्पैथी चाहिए। तो जो एम्पैथेटिक आईटी इंडक्शन, एम्पैथेटिक टेक्नोलॉजी इंडक्शन, उसमें अगर हमारा औकात है तो दिखा दो। वही चीज अभी भी मांग रहे हैं वो लोग, भाई कुछ करो मेरे लिए जो भी मैं कुछ समझ लूं और उसको मैं इंटरनलाइज कर लूं। अभी कोई भी कंप्यूटर साइंस के पास टाइम नहीं है, ड्रोन तो बेच देते हैं, वही सेल में चलते हैं वो लोग। टेलीफोन कंपनियां तो सिम बेच देते हैं, राइट। तो उसके लोग आगे बढ़ जाते हैं। अभी तो फिजिकल फाइनेंशियल प्रोग्रेस में हम लोग ही चलते हैं, मगर जो जितने सारे सेक्टर अभी एक्सटिंक्ट होने जा रहा है, जो निश्चिन्ह होने जा रहे हैं, तो उसको टेक्नोलॉजी बचा सकता है। क्योंकि आपको जियो टैगिंग करनी है, जियो फेंसिंग करनी है, उनका वेयरहाउसिंग को देखना है, उनका इन्वेंट्री होल्डिंग देखना है, उनको कैसे आगे मार्केटेबिलिटी कराएंगे, उसका प्रोडक्शन एफिशिएंसी करानी है। अभी बाहर दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है एकदम, मगर हम लोग को थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि वो हमारे लिए ठीक चल रहा है, ठीक से चलेगा, चल पाएगा। जो भी टेक्नोलॉजी लाके पुश करना जरूरी नहीं है, वो राइट साइजिंग करेगा कौन, प्रोफेशनल्स करेंगे। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा जो कंप्यूटर साइंस का जो बैकग्राउंड है अभी भी और भी चाहिए और हमको आगे बढ़ाना है। और मैं सोचता हूँ कि रूरल स्टार्टअप भी होनी चाहिए आईटी के साथ। वो इंक्यूबेटर्स में बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं अभी रिसर्च पार्क में बैठा हूँ, यहाँ पे इंक्यूबेटर्स को भी बढ़ाया जाता है। बट एक ऐसा कुछ रूरल एंटरप्राइज को इंक्यूबेट किया जाए विथ आईटी इंडक्शन, ताकि वो लोग भी उनको लीड करें। तो मैं गुजारिश करूंगा, इवन मैं अभी प्रोफेसर को बोलूंगा अभी, एक रूरल इंक्यूबेटर सिस्टम यहाँ पे बनाया जाए, ताकि वो डिजिटल डिवाइड को आगे निश्चिंत करे और एक इक्वल फुटिंग में चले मार्केटिंग की। इट्स नॉट दैट यू आर गोइंग टू किल समबडी, बट यू हैव टू गो अलोंग, लेट द कंपटीशन गो अलोंग विद द मैनकाइंड सिविलाइजेशन। अगर वो नहीं हो पाता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कितना भी आप $1 ट्रिलियन कंपनी बना लो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लो, मगर देखो अंदर झांक के देखो, और हमको डेटाबेस की जरूरत है। तब जब हम जाके नीति आयोग में बात किया कि सर एक कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया जाए, तुरंत वो लोग एडवाइजरी में आ गए। अभी मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन जो बनी है, मैं उसका पहले से ही उनके साथ जुड़ा हूँ। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस अभी बन रहा है। अच्छा, उसको जाके अगर नीचे देखोगे, अगर डेटा हमारे पास आ गया, जो होता, आप सोचो कि मशीन लर्निंग का कितना वहाँ पे महत्व रहेगी और कितना सर्विस डिस्कवरी हम कर सकते हैं कि अभी कहाँ पे किसी के पास नहीं, कितने माइग्रेट हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है। अब देखो गली गली में, यहाँ पे कोलकाता में देखो, हम भुवनेश्वर भी देख रहे हैं, वहाँ पे माइग्रेंट्स जो लेबर आते हैं उनको पता नहीं कहाँ पे कितना मिलेगा, कहाँ से आएंगे, कहाँ से। बहुत लोग वापस भी चले जाते हैं, बहुत ज्यादा पीस के मर जाते हैं भी। कहाँ रिकॉर्ड है, कौन सा आधार कार्ड किसको अभी जरूरत पड़ेगी पता है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस होना चाहिए, उसमें कंप्यूटर साइंटिस्ट को जरूरत है। डेटाबेस तो आ गई, और वो यूनिकनेस है या नहीं, उसका करेक्टनेस कौन देखेगा, उसके लिए पॉलिसी चाहिए। वहाँ पे भी टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है, कंप्यूटर साइंटिस्ट को जरूरत है। तो मेरा इतना अनुरोध है, और ये यंग मासेस को, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, रूरल एरिया थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा देख लो जाके क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या कर सकता हूँ। जीवन से कम 1 महीना 2 महीना निकाल के वहाँ पे बैठो,
उनके साथ बैठ के बात करो। इतने अच्छे लोग वो लोग हैं, उनके पास टाइम ही मगर क्या करेंगे समझ में नहीं आता। उनको समझाओ कि हम ये कर सकते हैं, उसको दिखाओ ये हो सकता है, तब जाके हमारा जो सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगी। और हम ऐसा नहीं कि इंडिया कुछ खराब देश है, हम तो बहुत आगे बढ़ रहा है। और एक बार आगे बढ़ा, ये जो हाथी है हमारे आगे बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं आएगा। और इसके लिए यूथ की बहुत जरूरत है। और ये आगे जो बोलते हैं सीटीसी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस मॉडल इन एजुकेशन, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। यू हैव टू क्रिएट ए क्रिटिकल मास। इतना ही मेरा गुजारिश है। और वो हो गया तो भारत बन जाएगा। आपको मतलब एक शेयर करता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर बैठ के हम लोग ये बातें कर रहे हैं, जिसको हम वाटिका कहते हैं। ये वाटिका देखने से लगता है, ऐसे देखने का कैसा लग रहा है? आप बहुत बढ़िया माहौल है। ऐसे मैं गांव में बैठा हूँ ऐसा लग रहा है। अच्छा, देखिए ये छत जो है ये थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन है। लगता है मैं अपने घर पे कुछ कर रहा हूँ और ये भी चल रहा है, हमारा आरोमा आ रहा है। घर में भी होता था, शाम को तो आरोमा आता है। तो इसके पीछे हमारा मकसद ये है कि ये वाटिका जो कह रहे हैं, यहाँ पे जैसे है, इसको हम कह रहे हैं बायोफिलिक स्टूडियो। तो ये एक स्पेस है, जस्ट एक जगह बनाया गया है। एक्चुअली हमारा इरादा ये है, वाटिका इज सपोज टू बिकम अ रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो यानी कि वो एक वाटिका से तो होने वाला नहीं है। तो हमारा मकसद है, हम कह रहे हैं ये मिशन है मिलियन वाटिका, 1 मिलियन वाटिका। अब आप सोचिए 1 मिलियन वाटिका तो शहर में नहीं हो सकते ऐसे। और तो ये 1 मिलियन नंबर क्यों आया है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे देश में आज जो सबसे बड़ा त्योहार है, वो त्योहार दुर्गा पूजा हो, ईद हो, बिहू हो, दिवाली हो, पोंगल हो, ये सब तो है ही। लेकिन ये सब आप देखेंगे किसी ना किसी तरह रीजनल है कहीं। एक जो सबसे बड़ा त्योहार है उसका नाम है इलेक्शन। करेक्ट। देखिए पूरा देश त्योहार तो है। और उस जो त्योहार है, उस त्योहार के पीछे जो शास्त्र है या जो होली किताब जिसको बोला जाए, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट, जो है कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ही सारा तंत्र, आज का राजतंत्र बना हुआ है। राइट। इलेक्शन जब होती है तो वो इलेक्शन करवाने के लिए जो सबसे अहम बात है वो है बूथ। जिस बूथ में जाके हम एक्चुअली बटन दबाते हैं। अभी पहले तो बूथ का नंबर है 1 मिलियन। ओह, अब पता नहीं था। 1 मिलियन बूथ हमारे देश में लगते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी मिली है, जानकारी। तो ये हमारा मकसद है कि फॉर एवरी बूथ, जितने भी बूथ है उसके साथ मैप करके हम वाटिका बनाने के इरादे से शुरू कर दिए हैं। सो नाइस। तो ये वाटिका अभी यहाँ तो रिसर्च पार्क में लग गई, जैसे आप कह रहे थे। तो स्टार्टअप का ही मॉडल है। हम चाहते हैं कि हर जगह में, गांव में, क्योंकि वाटिका अपने आप में एक सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए। तो इसमें भी, क्योंकि आप सारी तार को छू के गए थे, मैं बता रहा हूँ। अब वाटिका करेगा क्या? तो इसका 2 तरह के वाटिका हम बोलते हैं। एक है वाटिका फॉर इंडिया और एक है वाटिका फॉर भारत। अच्छा, इसको भारत और इंडिया, रूरल और अर्बन हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा डेफिनेशन ये है कि भारत है वो देश के लोग, मतलब एक ये ब्रॉड, जस्ट खेल में ही ये क्लासिफिकेशन करते हैं, बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पर हम कहते हैं जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं और कंक्रीट छत नहीं है जिसके घर के, जिसके सर के ऊपर, इनको हम भारतवासी बोलते हैं, भारत के लोग हैं। और इंडिया बोल रहे हैं जो अंग्रेजी बोल लेते हैं और अपार्टमेंट या कंक्रीट घर में रहते हैं। तो ये हम देखें, गांव में भी ये दोनों वर्ग हैं और शहर में भी दोनों वर्ग है। शहर में भी जैसे कलकत्ते में 33% ऑफ द पॉपुलेशन वो रहते हैं स्लम्स में, जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो ये तो सिटी में रह रहे हैं, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ वो इंडिया में नहीं आ पाए। उनका आकांक्षा है कब इंडिया में पहुंच जाओ, जैसे जो इंडिया में पहुंच गए उनका आकांक्षा है कब इंडिया छोड़ के हम अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, ऐसा। तो वाटिका भी ऐसा एक इंडिया का और एक भारत का। और जैसा आप कह रहे थे, जो गांधी जी की बात आप कह रहे थे कि भारत के जो वाटिका है और इंडिया की जो वाटिका है, ये कंटिन्यूम में आके ये उसका एक सप्लाई चेन यहाँ से उसको सर्व करेगा। भारत के वाटिका अर्बन वाटिका के बैक एंड, अर्बन वाटिका जो है वो कंज्यूमर्स को सर्व करेगा और भारत के वाटिका प्रोड्यूसर्स को सर्व करेगा। वही चाहिए।
वही चाहिए, बहुत बढ़िया बात बोले आप। पर ये चीज अभी क्या होता है, जब पॉलिसी लेवल इश्यूज अभी बहुत सारे हैं, सप्लाई चेन की बात की है, अभी हमारा सप्लाई चेन इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है अभी तक, ताकि वो कंटिन्यूटी को रखे, नहीं हो पा रहा है। और देखोगे आप, जो इवन आप हम बोलते हैं अर्बन एरिया रूरल में आ रहा है, अब देखोगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब होती है, हाँ, न्यूजीलैंड बोलता है मैं यहाँ पे दूध बेचूं, वो यहाँ पे नहीं है, श्रीलंका के थ्रू आ जाता है। तो इंडिया को भी लोग मार्केट देख रहे हैं। जरूर। जब हम खुद अपना कंजम्पशन के लिए मार्केट रूरल में देख रहे हैं, दूसरे लोग भी बोल रहे हैं इंडिया भी रूरल मार्केट है, तो उसी को जो इक्विलिब्रियम है, इसके लिए पॉलिसी लेवल इश्यूज बननी चाहिए, और क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी आगे बढ़नी है। और पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। आई एम टेलिंग यू, इंडिया इज एन एलिफेंट, द मोमेंट इट गोज अप, नो कभी पीछे नहीं आएगा। इतने सारे हमारे पास साधन है और ताकत भी है। हम जब उठेंगे ना, कोई हमको दबाने वाला नहीं होगा। और ये कैसे होगा? यूथ, वही डेमोग्राफिक डिविडेंड जो वो होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। और मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ भारत हो या इंडिया हो, मगर मैं बोलता हूँ को एग्जिस्टेंस इज ए मस्ट। बिल्कुल, इंडिया बन जाए और भारत को भारत भी रहने, एकदम, तो दोनों एक ही साथ चले। इंटरडिपेंडेंस, जो कॉम्प्लीमेंटिंग, नॉट डिपेंडेंट, म्यूचुअल डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर नहीं, वो भी नहीं, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि आपस में बात करे आंखें से आंख डाल के। हाँ, ये डिपेंडेंसी नहीं चलेगा, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, खत्म करो। वही चीज हम पढ़ाते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। वो एक्सपर्ट लेवल इतना हो जाना चाहिए कि हम बात करें अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को लेके, और यूथ को इतना अल्योर करे तो ताकि वो सिटीज के पीछे ना जाके एम्प्लॉयर बने और एंटरप्रेन्योर बने, स्टार्टअप तैयार करे। और खास करके मैं तो सोचता हूँ कि इमीडिएट जो है ना, माइग्रेशन को थोड़ा ठीक से देखना है, और डिस्टेंस माइग्रेशन को रोकना है, और मार्केट ओरिएंटेशन करके उनको ऐसा आगे बढ़ाओ कि सब एक ही साथ जोड़े। तो स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और जो इंक्यूबेशन होता है, हैंड होल्डिंग होता है टेक्नोलॉजी को लेके, वो टेक्नोलॉजी अगर निकाल देंगे हम जिंदगी से, अभी हम लोग सिर्फ मोबाइल पकड़ के बैठ जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं होगा उसके बाद। ये डेमन है, और उसके लिए बहुत सारे साधन है अंदर, ताकि हम आगे लेके उसको आगे बढ़ जाए। और कंप्यूटर साइंस इतना खराब चीज नहीं है, नहीं, और मगर हम यूज करते हैं अलग तरीके से। वो तरीका निकालना है थ्रू पॉलिसी इंट्रोडक्शन। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन शुड बी रीलुक्ड एट। अगर नहीं करें तो फिर बच्चे तो ऐसे ही चले जाएंगे, जैसे दिखा हुए ऐसे ही जाएंगे। और ये कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द गेम। तो उसको अगर वही हम रीमा में सिखा रहे हैं कि भैया IIT से पास करके आगे हो, थोड़ा सोच लो, अभी तुमको अगर यहाँ में 2 साल रहना है। हम भी देखें, फेल कर जाते थे IITians, NITians, और एज ए कॉमर्स ग्रेजुएट गोज अप, बिकॉज वो एटीट्यूड नहीं रहता, वो आपका क्या बोलते हैं, जो इंटरेस्ट टू लर्न नहीं रहता, बिकॉज एरोगेंस आ जाता था। मगर जो गांव में जो रह के जो 60 दिन का जो सूदिंग एक्सरसाइज है, वो इरमा का यूनिकनेस है, तो वहीं पे सब नॉर्मलाइज हो जाते थे। और इतना बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स निकले हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ देम व्हेन यू लुक एट देम, दे ग्रो टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस वी हैव सीन। आई सबसे मैं तो अभी रिसेंटली एक मणिपुर का इम्फाल का कलेक्टर, आई टॉट हर, और ये लाउंज में मैं बैठा था, सडनली देखा AK-47 लेके एक लड़की के पीछे 2 आ रहे हैं। तो इसको कहाँ देखा हूँ? तो सी ऑल्सो लुक्ड एट मी, सी kept those bodyguards away. She came and sir, do you remember me? अच्छा, yes बेटा, तो मैं तुमको पढ़ाया हूँ, लगता है क्या है सर? मैं 32 बैच का हूँ, and I'm collector at Imphal. So बहुत अच्छा लगा। Then she gave me one gift by courier. This ये होता है ना डाइनिंग टेबल में जो सजा के रखते हैं बम्बू का, वो पूरा हम पास भेजी। तो ये होता है कि दिस इज व्हाट शी सेड दैट व्हाटएवर यू हैव टॉट मी आई एम स्टिल ट्राइंग टू प्रैक्टिस। ये देखिए, गुरु होने का, शिक्षक होने का जो एक बहुत बड़ा जो मिलने का क्या मिल सकता है। और बच्चे अगर आगे बढ़ जाए, वो भी बोलते हैं कि आप सर आप पहचानते हो, वही बेस्ट ट्रीट है। मगर फिर भी मैं बोलूंगा कि ये तो एक पर्सनल चीज हो गई। मगर जब पॉलिसी लेवल की बात कर रहे हैं और आम आदमी के बारे में बात कर रहे हैं,
मैं स्टिल बोलूँगा कॉम्प्लीमेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन रूरल और अर्बन, मतलब जो डॉक्टर कह रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी जो क्षेत्र है इसके बीच में तालमेल रहे, एक दूसरे से मिल जाए, और आंखें बात जो बोलते हैं ना, इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन शुड नॉट बी ऑन स्ट्रेंथ और वीकनेस, बराबरी का एक हिस्सेदारी रहे, जैसे कि ये बहुत बड़ी बात है। तो आज तो हम लोग काफी बात कर लिए। आशा ये है कि आप सब जो सुने इसको, इससे आप प्रभावित होंगे और कुछ ना कुछ आप इससे लेकर जाएंगे अपने लिए, अपने जीवन के लिए। और आज बात को और लंबा नहीं खींचता हूँ, क्योंकि सुनने वाले को भी आजकल छोटा छोटा क्लिप्स, शॉर्ट्स और ये सब, इसमें काफ़ी देर हम लोग बात किए, लेकिन मुद्दा बहुत अहम है। हमें आशा है कि आप इसको लेकर सोचेंगे और प्रभावित होंगे, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ऐसे लोगों से आप प्रभावित, जैसे यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो कुरियन साहब से, और कुरियन साहब उसके पहले त्रिभुवन साहब से प्रभावित। और देखिए तार कहाँ से आ रही है। आपको लगता होगा कि ऐसे ही एक डिस्कशन है, लेकिन इसमें गांधी जी आ गए हैं, सरदार पटेल आ गए हैं, उनसे आगे चलते हुए त्रिभुवन दास जी आ गए, उनसे चलते हुए कुरियन जी आ गए, उनका धारा से चलते हुए आज यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले कभी फिर से हम लोग मिलेंगे और बातें होंगी। आप लोग हौसला बना के रखिए, छोड़िएगा नहीं। नमस्कार।